नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द पीसीएम विजन में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 ज्योग्राफी जो कल आप सभी का बोर्ड एग्जाम है उसके कुछ वीवीआई प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कल की बोर्ड एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जिसका उत्तर आप सभी को एक वाक्य में अथवा एक वर्ड में देने को है। उसके बाद हम लोग 3 नंबर वाले प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग 5 नंबर वाले प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। यानी कि इस वीडियो में हम लोग तीनों टाइप के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है बच्चों। और ये कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो आप लोग याद रखिएगा, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। और कौन कौन से राज्य से होकर के गुजरती है बच्चों? तो इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, इससे आप लोग आसानी से याद रख सकते हैं कि कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्य से होकर के गुजरती है। तो देखिए बच्चों, यहां पे मैंने लिख दिया है, ट्रिक का नाम है मित्र पर गमछा झाड़। क्या नाम है? मित्र पर गमछा झाड़। तो देखिए बच्चों, मी से आपका हो गया मिजोरम, त्र से होगा आपका त्रिपुरा, प से हो गया आपका पश्चिम बंगाल, र से हो गया आपका राजस्थान, ग से हो गया आपका गुजरात, म से हो गया आपका मध्य प्रदेश और छ से हो गया छत्तीसगढ़ और झ से हो गया आपका झारखंड। और ये जो ड है बच्चों, ड को आपको हटा देना है, यानी कि इसे साइलेंट कर देना है। तो ये आप लोग ट्रिक से आप लोग आसानी से याद रख सकते हैं कि कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्य से होकर के गुजरती है और यह 8 राज्यों से होकर के गुजरती है बच्चों। क्लियर है? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भारतीय राज्य कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भारतीय राज्य कौन है बच्चों? राजस्थान। उसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से अगर आपसे पूछा जाए तो कौन हो जाएगा बच्चों? जनसंख्या की दृष्टि से यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। क्लियर है? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत की तट रेखा की लंबाई क्या है? तो भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी बच्चों? 6100 किलोमीटर है। लेकिन इसमें अगर हम द्वीपों की कुल लंबाई को भी शामिल कर लें बच्चों तो कितना हो जाता है? 7516 किलोमीटर हो जाता है बच्चों। क्लियर है? तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है और बहुत ही आसान प्रश्न है कि भारत की आकृति कैसी है? तो भारत की आकृति कैसी है बच्चों? चतुष्कोणीय। कैसी है बच्चों भारत की आकृति? तो चतुष्कोणीय है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है बच्चों? 30 डिग्री है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत को किसकी संज्ञा दी गई है? तो भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन सा देश आते हैं बच्चों? आपका पाकिस्तान हो गया, ठीक है, अफगानिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, ये सब जो आपका भूटान नेपाल है, ये सब जो देश है बच्चों वो भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। क्लियर है? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत हिंद महासागर की किस सिरे में स्थित है? तो यह हिंद महासागर की उत्तरी सिरे में स्थित है बच्चों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई क्या है? तो 15,200 किलोमीटर है बच्चों भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई। तो भारत के सबसे बड़े स्थलीय सीमा कौन से देश के साथ है बच्चों? तो बांग्लादेश के साथ। ठीक है, कौन से देश के साथ? बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा लगती है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत को महाद्वीप कहलाने का उतना ही अधिकार है जितना यूरोप को। यह कथन किसका है? मतलब ये जो कथन है बच्चों किसने कहा है कि भारत को महाद्वीप कहलाने का उतना ही अधिकार है जितना कि यूरोप को? तो किसका है बच्चों? डॉक्टर क्रेसी का। ठीक है, किसका? डॉक्टर क्रेसी का। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत और चीन के मध्य राजनीतिक रेखा को क्या कहते हैं? तो मैकमोहन रेखा कहते हैं बच्चों। और रेड क्लिफ रेखा कौन कौन से देश के बीच की रेखा को कहा जाता है? कमेंट करके आप लोग अवश्य बताइएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। देखिए बच्चों, कमेंट करके जितना आप लोग बताइएगा उतना ज्यादा आप सभी को याद रहेगा बच्चों। नहीं जानते तो गूगल में सर्च कीजिए, वहां पे आप लोग अगर भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को क्या कहा जाता है तो मैकमोहन जो रेखा है बच्चों, ठीक, सॉरी, जो आपका रेड क्लिफ रेखा है बच्चों, वो कौन कौन से देश की बीच की रेखा को कहा जाता है? अगर आप इसे सर्च करते हैं तो वहां पे और भी कई प्रकार की जानकारियां आपको मिलेगी। ठीक है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं अगर आप नहीं जानते हैं तो गूगल में सर्च कीजिए, वहां पे आपको कई प्रकार की जानकारियां और भी ज्यादा मिलेगा उससे रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों कि भारतीय मानक समय किस मध्य से 5 घंटे 30 मिनट
आगे है। तो ग्रीनविच में, ठीक है, एक ग्रीनविच से ही आपका ये कहां पे, ये रेखा जो आपका जो पॉइंट है बच्चों वो कहां पे, लंदन में, ठीक है। यहीं से मतलब जो आपका टाइम है बच्चों, पूरी दुनिया का टाइम निर्धारित किया गया है, ठीक है, वहीं से। और भारत का जो आपका है बच्चों वो 82.5 डिग्री से आपका निर्धारित किया गया है, ठीक है। तो ये आपका जो ग्रीनविच है उससे 5.5 घंटे आगे है भारत का समय, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि हिंद महासागर में स्थित भारत के 2 पड़ोसी देशों के नाम लिखे। तो हिंद महासागर किधर है, इधर देखिए, इस तरह से आपका भारत का मानचित्र अगर नीचे बनाएंगे तो ये जो महासागर है बच्चों, ठीक है, यहाँ पे आपका श्रीलंका है, यहाँ पे आपका मालदीव है। तो ये जो महासागर आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, अच्छा से नहीं बना पाए फिर भी, ये जो महासागर आप लोग देख रहे हैं ये आपका हिंद महासागर है। तो हिंद महासागर की ओर कौन सा दो देश स्थित है, तो एक तो श्रीलंका है और एक यहाँ पे आपका कौन सा देश है बच्चों, मालदीव है, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका भारत के पड़ोसी देश है जो हिंद महासागर की ओर स्थित है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत की उत्तरी सीमा किन किन देशों से मिलती है। तो उत्तरी सीमा का बात किया जा रहा है, तो उत्तरी सीमा आपका चीन, नेपाल तथा भूटान से मिलती है बच्चों। और जो आपके यहाँ पे कंफ्यूज मत करना, पाकिस्तान जो है आपका बच्चों वो आपका पश्चिमी सीमा साझा करता है, ठीक है, पश्चिमी सीमा आपका पाकिस्तान साझा करता है, उत्तरी सीमा आपका चीन, नेपाल और भूटान साझा करता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि श्रीलंका और भारत के मध्य की कम दूरी कहां पर है। तो श्रीलंका और भारत के मध्य की स्थिति जो दूरी है सबसे कम है बच्चों वो कहां पे है, आदम के सेतु पर है, क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों कि भारत तथा म्यांमार के मध्य सीमा का निर्धारण कौन सी पर्वत श्रेणी करता है। तो आराकोरनियम, ठीक है, आर्कानियम जो आपका पर्वत है बच्चों यही आपका जो है भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्धारण करता है। और कौन से जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि सीमा का निर्धारण करता है बच्चों, मतलब भारत और श्रीलंका को कौन सा जल संधि अलग करता है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, नहीं तो वीडियो में आपका क्वेश्चन होगा तो मैं आपको बताऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कृष्णा के डेल्टा से लेकर के कोमोरियन अंतरापीप तब कौन सी रेखा फैली हुई है। तो यह कोरोमंडल तट की रेखा फैली हुई है, ठीक है। देखिए मेरे एक आपका मॉडल पेपर में इस तरह का क्वेश्चन था, तो वहां पे मैंने आपको मैप के माध्यम से समझाया था कि गुजरात से आपका महाराष्ट्र के बीच कौन सा रेखा कहा जाता है, ठीक है, जो समुद्री रेखा आपका, ठीक है, पश्चिमी तट का एक क्या कहा जाता है, तो एक आपका काठीवाड़ का तट कहा जाता है, ठीक है। कोरोमंडल तट कहाँ पे कहा जाता है, आपका जो मालाबार का तट है उसे कहां से कहां तक कहा जाता है, ये सारा मैंने आपको बताया हुआ है। अगर आपने मॉडल पेपर को अभी तक नहीं देखा बच्चों तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसे भी आप लोग देख लीजिए। साथ ही साथ हम लोगों ने और भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करा था, जो 5 नंबर वाले भी प्रश्न थे, 3 नंबर वाले प्रश्न भी थे, ठीक है, तो उसको भी आप लोग देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका भी लिंक दे दिया है। ये क्वेश्चन मैंने पहले डिस्कस किया था जब आपका 20 जून को जो एग्जाम होने वाला था बच्चों, ठीक है, वहां पे मैंने डिस्कस किया हुआ था। तो वही क्वेश्चन सेम टू सेम आपका यहाँ आज भी आने वाला है, तो उसको भी आप लोग देख लीजिए। ऐसा मत समझिएगा कि 20 जुलाई वाला कि 20 जून वाला प्रश्न को हम लोग क्या देखेंगे, ठीक है, तो नहीं, सारा प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने करवा रखा था, उसे भी आप लोग अवश्य देखें बच्चों, वहां से भी बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं बच्चों कि भारत की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो कितनी है बच्चों, 3214 किलोमीटर है, ठीक है, कितनी है। और अब आप लोग ये बताइए कि पूरब से जो आपका गुजरात है बच्चों, गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, जो इस तरह से बनाएंगे ना, ठीक है, तो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक की जो लंबाई है बच्चों, यानी कि कह सकते हैं हम लोग जो पूरब से पश्चिम तक की लंबाई है वो कितनी है, आप लोग कमेंट करके बताइए। उत्तर से दक्षिण कितनी है, 3214 किलोमीटर, और जो आपका पूर्व से पश्चिम कितनी है वो आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे कम है। तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों वो गोवा होगा, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक से आपका जो हुआ मिस प्रिंट हो गया है, तेलंगाना नहीं हुआ, ठीक है, तेलंगाना आप लोग काट दीजिए। गोवा का क्षेत्रफल है सबसे कम है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है बच्चों, सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे है, तो सिक्किम में, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे और जो आपका थोड़ा डिफिनेशन टाइप में पूछा जाएगा। तो देखिए बच्चों कि भारत की मुख्य भूमि उत्तर से पूर्व में कहां तक विस्तृत है। तो देखिए बच्चों भारत की मुख्य भूमि उत्तर में जम्मू कश्मीर व लद्दाख से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक विस्तृत है। तो उत्तर से दक्षिण कहां तक विस्तृत है बच्चों, उत्तर में आपका जम्मू कश्मीर व लद्दाख से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी मतलब तमिलनाडु तक, ठीक है। जबकि जो पूर्व में है बच्चों, पूर्व में आपको अरुणाचल प्रदेश है और पश्चिम में कहां पे है, गुजरात में, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। मतलब उत्तर से दक्षिण कहां तक है, जम्मू कश्मीर से लेकर के आपका कन्याकुमारी तक, और पूर्व में कहां, अरुणाचल से लेकर के पश्चिम के गुजरात तक, ठीक है, यहां तक हमारा देश फैला हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर के गुजरती है। ये तो कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, 8 राज्य। मैंने शुरू में ही आपको बताया कौन कौन से राज्य है, देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये आपका कर्म के अनुसार लिख दिया कि सबसे पहले कौन से राज्य से होकर के गुजरती है बच्चों, ठीक है, मैप बना देता हूं। देखिए तो देखिए बच्चों जैसे ही इस तरह से कर्क रेखा पार होती है ना, तो देखिए सबसे पहले कौन से राज्य से होकर के गुजरती है, आपका
गुजरात से सबसे पहले कर्क रेखा गुजरती है बच्चों। कहाँ से? गुजरात से, फिर राजस्थान से। ठीक है, यहाँ पे कर्म आपका मिस्टेक हो गया था, इसलिए थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, गुजरात, उसके बाद राजस्थान, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, फिर मिजोरम। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपका यूपीएससी या तो जेपीएससी में पूछा जाता है, वहां पे दे दिया जाता है और वहां पे पूछा जाता है कि कौन सा सही कर्म है, कर्क रेखा भारत से गुजरने वाली राज्यों में सबसे सही कर्म क्या है। ठीक है, तो पहले गुजरता है गुजरात से, फिर राजस्थान में आता है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे पहले आता है गुजरात में, फिर राजस्थान में हल्का सा आता है, उसके बाद मध्य प्रदेश में आता है, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और फिर मिजोरम। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए आपका ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि सही कर्म, आप लोगों को मैंने जो ट्रिक बताया कि मित्र पर गमछा झाड़। ठीक है, तो वो ट्रिक को आप लोग याद रखिएगा और जैसे भी कोई भी 8 रह जाए ना, तो 8 रह जाए आप लोग किसी भी प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं आगे पीछे करके भी। ठीक है, लेकिन ये आपका ये जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं जैसे यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी, वहां पे इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं बच्चों की स्थानीय समय किसे कहते हैं? तो स्थानीय समय किसे कहते हैं बच्चों? भारत का देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री माना जाता है। किसी एक देशांतर रेखा के सभी स्थलों पर सूर्य का स्थिति के अनुसार जो एक समय होता है उसी को क्या कहते हैं? स्थानीय समय कहते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों कि भारत के किसी अवशिष्ट पर्वत का नाम बताएं। तो भारत का एक अवशिष्ट पर्वत कौन सा है बच्चों? अरावली पर्वत। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत के 2 स्वास्थ्यवर्धक स्थानों के नाम लिखिए। तो कौन है? उटमकमंड और पचमढ़ी। ठीक है, पचमढ़ी और जो आपका उटकमंड है बच्चों, ये आपका स्वास्थ्यवर्धक स्थान है। उसके बाद देखिए कहाँ का संगमरमर सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? कहाँ का मतलब जो कहाँ का संगमरमर है बच्चों, वो सबसे बढ़िया माना जाता है। तो मकराना का संगमरमर है, वो सबसे बढ़िया माना जाता है और सबसे सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, उसके बाद देखिए कोकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है? तो कोकण तट आपका बच्चों ये गोवा से लेकर के मुंबई तक विस्तृत है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे मैंने मानचित्र को जिस तरह से बना देता हूं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका महाराष्ट्र है। ठीक, और यहाँ से यहाँ गोवा तक, मतलब महाराष्ट्र से गोवा तक जो है बच्चों, और इधर आपका जो गुजरात से ये महाराष्ट्र तक, उसे काठीवाड़ तट कहा जाता है। ठीक है, और जो महाराष्ट्र से लेकर के गोवा तक उसी को कोकण तट कहा जाता है। और इधर आपका मालाबार तट, इधर आपका कोरोमंडल तट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संरचनात्मक दृष्टि से शिलोंग का पठार किसका अंग है? तो यह प्रायद्वीपीय भारत का अंग है बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि हिमालय के 3 प्रमुख दर्रों के नाम बताएं। तो बहुत सारे दर्रे हैं, आप लोग 3 कोई भी लिख सकते हैं, जैसे जोजिला दर्रा हो गया, काराकोरम दर्रा हो गया और सिपकिला दर्रा। ये आपका जो है बच्चों हिमालय के 3 प्रमुख दर्रे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए बहुत दर्रा लेकिन ये प्रमुख है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी घाटों कहाँ मिलते हैं? तो ये पूर्वी तथा पश्चिमी घाट कहाँ पे मिलता है बच्चों? देखिए इधर का आपका क्या हो गया? पश्चिमी घाट हो गया, इधर जो घाट है इधर पश्चिमी घाट हो गया और इधर आपका पूर्वी घाट हो गया। तो ये जो दोनों कहां पे मिलता है बच्चों? नीलगिरी की पहाड़ियां में, यहीं पे आपका नीलगिरी की पहाड़ी है और यहीं दक्षिण भारत का यहाँ पे एक पहाड़ है बच्चों। ठीक है, सबसे ऊंचा पहाड़ उसे कहा जाता है अनाईमुड़ा का पहाड़। ठीक है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ पे मिलता है? नीलगिरी की, यहाँ पे नीलगिरी पहाड़ी बच्चों यहीं पे मिलता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कश्मीर की घाटी कहाँ स्थित है? तो यह जास्कर तथा पीर पंजाल की श्रेणी के मध्य स्थित है बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो अनाईमुड़ी है दक्षिण भारत की ऊंची चोटी का नाम बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ पे और आप लोग याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि अरावली जो आपका पर्वत श्रृंखला है कहाँ पे? राजस्थान में। तो इसका सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो गुरु शिखर। ठीक है, क्या नाम है? गुरु शिखर, इसे भी आप लोग याद रखिए। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि नंदा देवी चोटी किसका भाग है? तो नंदा देवी जो चोटी बच्चों या कुमायूं हिमालय का एक भाग है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत श्रेणी को कुल कितने भागों में बांटा गया है? तो हिमालय पर्वत श्रेणी को कुल 5 भागों में बांटा गया है बच्चों। तो कौन कौन से भाग है? देखिए आपका है कश्मीर हिमालय, तो उत्तर पश्चिमी हिमालय एक पहला भाग हो गया। दूसरा भाग है हिमालय तथा आपका उत्तराखंड हिमालय। ठीक है, ये दूसरा भाग हो गया। तीसरा भाग है बच्चों की दार्जिलिंग तथा सिक्किम हिमालय। उसके बाद चौथा जो भाग है बच्चों वो आपका अरुणाचल हिमालय, जो आपका यहाँ पे पूर्वी भाग है। ठीक है, उसके बाद पूर्वी पहाड़ियां तथा ये पर्वत, ये आपका 5 भाग हो गया बच्चों हिमालय का। ठीक है, उसके बाद देखिए 32वां प्रश्न है आपका और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए बच्चों कि खादर क्षेत्र किसे कहते हैं? तो खादर क्षेत्र किसे कहते हैं? देखिए बच्चों नई कछारी भाग जो निचले मैदान है और जहां पर बाढ़ का जाल, मतलब यहाँ पे जल होगा। ठीक है, जाल नहीं जल होगा, जल
प्रतिवर्ष पहुंचकर नई मिट्टी की परत जमा देता है, उसे क्या कहते हैं, खादर के नाम से पुकारा जाता है। तो खादर क्षेत्र किसे कहते हैं बच्चों, जहां पे जो नदी का ये निचला भाग है बच्चों, जहां पे जो कचहरी भाग है, ठीक है, जहां पे जो बाढ़ का जल है बच्चों, वो पहुंच करके क्या करती है, नई नई जो जलोढ़ मृदा है, नई जलोढ़ मृदा को वहां पे जमा देता है, उसी क्षेत्र को क्या कहते हैं, खादर क्षेत्र कहा जाता है। तो एक आप लोगों ने देखा होगा जलोढ़ मृदा दो प्रकार का होता है, कि एक होता है आपका बांगर मृदा, एक होता है आपका खादर मृदा। तो बांगर मृदा जो होती है बच्चों, ये पुरानी जलोढ़ मृदा को कहा जाता है, और जो खादर मृदा होती है इसे नए जलोढ़ मृदा को कहा जाता है, ठीक है। बांगर आपका कम उपजाऊ होता है, खादर जो नया होता है वो ज्यादा उपजाऊ होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि भूड़ क्या है। तो देखिए बच्चों, बांगर के मैदान का विस्तार उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पाया जाता है, जबकि खादर का बहुआयत बिहार और पश्चिम बंगाल के विशेष रूप में पाया जाता है। पंजाब की भांति पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं बालू के ढेर पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है बच्चों, भूड़ कहा जाता है। मतलब जहां पे बालू के ढेर पाए जाते हैं उसी को कहा जाता है भूड़ कहा जाता है, सिंपली यही। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों कि जलवायु प्रदेश क्या है। कोपेन की पद्धति के प्रमुख आधार कौन से हैं। तो देखिए बच्चों, वह क्षेत्र जिसमें जलवायु दशाओं की समरूपता मिलती है जलवायु प्रदेश कहा जाता है, ठीक है। तो वह क्षेत्र जिसमें क्या होती है बच्चों, जलवायु की समरूपता मिलती है, जलवायु दशाओं की समरूपता मिलती है, उसे जलवायु प्रदेश कहेंगे। मतलब हर जगह जलवायु की जो दशा है बच्चों वो समान होनी चाहिए, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, जलवायु क्षेत्र कहेंगे, ठीक है। देखिए कोपेन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण का आधार तापमान तथा वर्षण के मासिक मानों को रखा गया है। मतलब कोपेन के प्रमुख आधार क्या है, पद्धति का आधार क्या है बच्चों, तापमान और मासिक वर्षण की मासिक मान, ठीक है, मतलब समझ लियो वर्षा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, मोबाइल थोड़ा हैंग करने लग रहा है क्या, चलिए अगला क्वेश्चन है कि उत्तर पश्चिम भाग में रबी फसलों को बोने वाले किसानों को किस प्रकार की चक्रवातों से वर्षा प्राप्त होती है, वह चक्रवात कहां से उत्पन्न होते हैं। तो देखिए बच्चों, उत्तर पश्चिम भारत में रबी फसल बोने वाले किसानों को छिन्न शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के द्वारा होने वाली शीतकालीन वर्षा रबी फसलों के लिए उत्पन्न लाभकारी होता है, ठीक है। ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति भूमध्य सागर से होती है। तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कहां से होती है, तो भूमध्य सागर से होती है, और यह अत्यंत लाभकारी, उत्पन्न लाभकारी नहीं है, ठीक है, फसलों के लिए अत्यंत, यहाँ पे अत्यंत होगा, उत्पन्न नहीं, अत्यंत लाभकारी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि यदि एक व्यक्ति को लक्षद्वीप जाना है तो वह कौन से तटीय मैदान से होकर के जाएगा। तो देखिए बच्चों, वह मतलब जहां पे उसको शॉर्ट पड़ेगा वही तटीय मैदान से होकर के जाएगा ना। तो देखिए वह केरल के तटीय मैदान से होकर जाएगा, क्योंकि लक्षद्वीप केरल से दूर अरब सागर से स्थित। तो ये यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, देखिए केरल से कितनी दूरी पर स्थित है बच्चों, ये 280 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, और यह अरब सागर में स्थित है, ठीक है। तो 200 ये लिख दीजिएगा कि वह केरल के तट से जाना पसंद करेगा, क्योंकि वहां से कम दूरी है और 280 किलोमीटर दूरी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि भारत में ठंडा मरुस्थल कहाँ स्थित है, इस क्षेत्र की मुख्य श्रेणियां के नाम बताएं। तो ठंडा मरुस्थल कहाँ पे स्थित है बच्चों, लेह लद्दाख में स्थित है, और यह जास्कर काराकोरम श्रेणियों के मध्य स्थित है। इसकी मुख्य श्रेणियां काराकोरम और लद्दाख तथा जास्कर हैं। कौन कौन सी श्रेणियां इसकी है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। और यह जो सबसे ठंडा मरुस्थल है, यानी कि जहाँ पे बालू पाया जाता है बच्चों, मरुस्थल मतलब जहाँ पे खाली बालू ही बालू, ठीक है, तो यह लेह लद्दाख में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि महासागरीय जल की लवणता किन कारकों का प्रभाव पड़ता है। तो महासागरीय जल पर किन कारकों, लवणता पर किन कारकों का प्रभाव पड़ता है बच्चों। तो देखिए महासागरीय जल की लवणता पर निम्नलिखित 4 कारकों को सम्मिलित प्रभाव पड़ता है। देखिए पहला आपका कि महासागरीय सतह पर होने वाली वाष्पीकरण तथा वर्षण, कि उस पर किस प्रकार का वर्षा होता है, ठीक है, महासागरीय सतह पर, और वहां पे जो है बच्चों वहां पे तापमान किस प्रकार से रहता है, और वहां पे जो वाष्पन की क्रिया होती है, जैसे वर्षा किस प्रकार से बनता है, समुद्र के जल से क्या वाष्प होकर के जल ऊपर उठता है, फिर वह जल उड़ के मैदानी क्षेत्र में आता है, ठीक है, मैदानी क्षेत्र में आने के बाद ठंडा हो जाता है और फिर वर्षा होता है। तो वहां पे वाष्पन की जो क्रिया होती है उसी पर यह निर्भर करता है। उसके बाद देखिए तटीय क्षेत्रों की में सतह की जल की लवणता नदियों द्वारा लाए गए स्वच्छ जल की द्वारा तथा ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के जमने से पिघलने की क्रिया पर भी निर्भर करता है। तीसरा है बच्चों कि पवन द्वारा सागरीय जल की एक स्थल से दूसरे स्थल में
स्थानांतरित करने से। चौथा है कि महासागरीय धाराएं ये सागरीय जल के तापमान व घनत्व पर, क्लियर है, तो इस पर निर्भर करता है बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कि महासागरों के तापमान वितरित को प्रभावित करने वाले कारकों का निरीक्षण कीजिए। यानी कि महासागर में हर जगह तो तापमान एक जैसा नहीं होता है बच्चों, ठीक है, प्रत्येक जगह अलग अलग तापमान होता है, आपका कम अधिक होता है। तो ये कौन कौन से कारक है जो इसको प्रभावित करता है तापमान वितरण को, तो देखिए बच्चों महासागरीय जल के तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारक है डैश। पहला क्या है बच्चों, अक्षांश, ठीक है, क्या है अक्षांश। महासागरियों की जल की तापमान भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर इस तरफ जाने पर क्या होता है बच्चों, घट जाता है। अगर भूमध्य रेखा से आप लोग क्या कीजिएगा, भूमध्य रेखा देखिए इस तरह से बनाएंगे, ठीक है, तो ध्रुव आपका एक इधर हो गया आपका उत्तरी ध्रुव, इधर हो गया आपका दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ पे देखिए अगर इधर से हम लोग इधर जाएंगे या तो ध्रुव की ओर रहेंगे, इधर से ऊपर भी जाएंगे नीचे भी जाएंगे, तो क्या होता है बच्चों, तापमान घट जाता है, ठीक है, तो अक्षांश भी इसको प्रभावित करता है। उसके बाद देखिए अगला जो है आपका कि स्थलीय एवं जल के असमान वितरण। देखिए उत्तरी गोलार्ध में के महासागर दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों की अपेक्षा अधिक मात्रा में उष्मा प्रदान करते हैं, तो इससे भी क्या होती है बच्चों, तापमान वितरण प्रभावित होते हैं। उसके बाद देखिए प्रचलित हवाएं, जो वहां पे हवाएं चलती बच्चों, उससे भी प्रभावित होता है तापमान वितरण प्रभावित होता है। तो देखिए स्थलों में महासागरों की तरफ आने वाली हवाएं समुद्र की तरफ से गर्म जल की तट से दूर धकेल देती है, जिसके कारण नीचे का जल ठंडा जल ऊपर की ओर आ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप तापमान के देशांतरीय अंतर आता है। इसके विपरीत समुद्र से तट की ओर ठंडी हवाएं गर्म जल को तट में जमा कर तापमान में वृद्धि कर देती है। ये हो गया तीसरा कारण। उसके बाद चौथा कारण देखिए बच्चों, समुद्री जलधाराएं। देखिए गर्म महासागरीय जलधाराएं ठंडे क्षेत्रों में तापमान में वृद्धि कर देती है। जो गर्म क्या होती है बच्चों, जो गर्म महासागरीय जलधाराएं होती है, जो गर्म हवा होती है, वो क्या करती है, ठंडा क्षेत्र में क्या करती है, टेम्परेचर तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, ठीक है, तो उससे टेम्परेचर बढ़ा देता है, तापमान में वृद्धि कर देता है। जबकि ठंडा जलधाराएं तापमान को घटा देता है, ठंडा जल चलेगा तो तापमान को घटा देगा। तो यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम जो गर्म धारा है बच्चों, गल्फ स्ट्रीम जो गर्म जलधारा है, वह उत्तरी अमेरिका की पूर्वी किनारों तथा यूरोप की पश्चिमी घाटों तट के तापमान को बढ़ा देते हैं। जबकि लबाडोर जलधारा जो लबडोर जलधारा है बच्चों, ये ठंडी जलधारा है, और उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्वी किनारों के नजदीक तापमान को कम कर देती है, ठीक है। तो ये क्या करती है, तापमान को ये प्रभावित करती है बच्चों, समुद्री जलधाराएं। तो आप लोग यहाँ याद रखिएगा कि गल्फ स्ट्रीम, फिर से बोलिए गल्फ स्ट्रीम गर्म जो है ये कैसी धारा है बच्चों, कैसी पवन धारा है, तो यह गर्म जलधारा, ये गर्म धारा है, ठीक है, ये गर्म हवा है। उसके बाद जो आप लोग देख रहे हैं लेब्राडोर, ठीक है, ये लेब्राडोर जो है बच्चों, ये आपका कैसी है, ये ठंडी है, वो कहाँ पे बहती है, उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी किनारे पर बहती है, जो आपके गल्फ स्ट्रीम है बच्चों। स्ट्रीम मतलब क्या होता है, वाष्प, ठीक है, तो ये कहाँ पे बहती है, तो ये उत्तरी अमेरिका के पूर्वी किनारे में बहती है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे मैंने आपको 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया। अगली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, 3 और 5 नंबर वाले स्पेशल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अभी मैंने पहले भी वीडियो बना करके रखा है, उसे भी आप लोग डिस्कस कर लेंगे, मतलब देख लेंगे बच्चों, डिस्कस किया हुआ वीडियो है, उसे भी आप लोग अवश्य देखेंगे, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।